हेलो दोस्तों, सिविल मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एमपीपीएससी मेंस 2021 के पेपर 2 की यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस थे जो यूनिट 3 से आए थे और हमें उन पर किस अप्रोच के साथ लिखना था जिससे हमें नंबर अच्छे से नंबर मिल सकें और ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे। देखिए, जो व्यक्ति अभी एमपीपीएससी का मेंस लिखा है ना, तो वो इसका मूल्यांकन भी कर सकता है कि उसने जो आंसर्स लिख के आए हैं उसमें कितनी क्वालिटी से आंसर लिखे हैं, और यदि इस तरीके से उसने आंसर लिखे होंगे तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो स्कोर होगा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, जो यूनिट 3 है उसकी पहली लाइन में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में उन्होंने विवरण मांगा है और उन्होंने 3 विशेषताएं बोली हैं, मतलब एक विशेषता 1 नंबर की हो जाती है। ठीक है, और आप लोग सभी जानते हो कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि वह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है। तो हम यहां पहली विशेषता में क्या लिखेंगे, इसमें पंचायती राज को या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, पहला विवरण तो आपका यही होना था, क्योंकि ये एक मतलब आप तो ये मान के चलिए कि उनने 3 विशेषता बोली है, एक विशेषता 1 नंबर की है। दूसरा जो विवरण देना था आपको, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था बात कर सकते थे आप, पंचायतों का गठन, और वहां पर आप छोटे में ही लिख देते कोष्टक बना के जिला, जनपद, या जनपद बोल सकते कि मंडल और ग्राम। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जो इस अधिनियम की थी वो ये थी कि इसमें महिलाओं को 1/3 या कोष्टक में लिख सकते थे आप 33% आरक्षण दिया गया। अब देखिए, उसने केवल विशेषता पूछी थी तो हमने वही प्रावधान लिख दिए जो कि इस अधिनियम में उल्लेखित किए गए हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन था। आप इजी मतलब बहुत, यदि ये 3 पॉइंट डालते हैं तो इजीली आप इसको 3 नंबर प्राप्त कर लेते। तो ये मान के चलिए जिसने ऐसा लिख के आया है तो उसको निश्चित रूप से वो 3 नंबर तो देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें यह पूछा गया था, स्वयं सहायता समूह के 3 लाभ लिखिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब उन्होंने लाभ बोले हैं, लाभ तो आप जब ये मान के चलिए कि उसने आपसे 3 मार्कर में लाभ पूछे हैं तो आपको 3 लाभ लिखने हैं इसमें कम से कम। देखिए, स्वयं सहायता समूह होता क्या है, हम पहले थोड़ी सी इस पर डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि इसको किस तरीके से हमें लिखना था। देखो, स्वयं सहायता समूह वो होता है कि जब समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोग जो होते हैं, जिनकी इनकम का सोर्स जो होता है वो कम होता है, तो वो क्या होते हैं, एक समूह बना लेते हैं और उस समूह में ही कुछ पैसा ऐड करके कोई काम संचालित करते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। अब उसके 3 लाभ बोले थे, तो मैं आपको बताया है कि जिनकी पृष्ठभूमि कमजोर है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये क्या रोजगार उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, दूसरा आपको इसमें यह वर्णन देना था कि इसमें ऋण भी उपलब्ध होता है, ऋण उपलब्धता, किसी सदस्य को पैसे की जरूरत है किसी चीज के लिए, है ना, ये आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हाई रेट पर क्या लेना पड़ रहा है, किसी से ब्याज पे पैसे लेने पड़ रहा है, इस कम रेट पे भी उसको क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। और तीसरी चीज जो उपलब्ध मेंशन करनी थी वो आपको करनी थी कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार। ठीक है, यदि ये 3 पॉइंट डालते हैं, इसके अतिरिक्त किसी और ने कुछ और भी डाल सकते हैं कि आप इसके साथ साथ ये भी बोल सकते हो, चौथे पॉइंट में ये मेंशन कर सकते हो कि जो संगठन के रूप में लोग क्या होते हैं, काम करने लगते हैं, तो उनकी क्या होती है, सामूहिक विकास होता है। ठीक, इसके साथ आप और मेंशन कर सकते हो कि लोगों में क्या होता है, संस्थागत रूप से काम करने की प्रेरणा जागृत होती है, तो संस्थागत रूप से कार्य करना। और चीज इसमें बढ़ जाती है कि जब व्यक्ति
सब मिलके सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, तो ये भी होता है कि सब एक दूसरे की हितों की रक्षा होती है, सदस्यों के हितों की रक्षा। हितों की रक्षा। जब ये लोग सब लोग एक अच्छे से काम करते हैं तो एक और चीज हो जाती है इसमें कि ये आर्थिक रूप से सशक्त हो जाते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, अब इतने सारे पॉइंट लिख सकते थे इसमें, यदि आप इस तरीके से लिख के आते तो आपको जरूर 3 में से 3 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैं मार्किंग ये करके चल रहा हूं कि यदि आप ऐसे आंसर लिख के आए हो तो आपको 3 नंबर मिलने चाहिए। देखिए, हम जिस तरीके से आंसर लिख के आते हैं तो उसमें हमें मूल्यांकन हो जाता है कि किस तरीके से हमें नंबर मिलेंगे और हमने क्या लिख के आए हैं। ठीक है, जब यदि कोई इस तरीके से बता देता है तो आपको ये लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे स्कोर में इंप्रूवमेंट है या फिर हमें स्कोर कम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चुनाव में मीडिया की भूमिका के विविध रूपों का निरूपित कीजिए। तो देखिए, वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जो लोकतंत्र का स्तंभ है वो है मीडिया। मीडिया किसी ना किसी कारण से चर्चा में रहती है और मीडिया का एक स्टेटमेंट किसी को वायरल कर देता है, किसी को बोल सकते हैं कि शिखर पे पहुंचा देता है, तो किसी का गड्ढा खोद के नीचे ले आता है ना। बात यह है कि मीडिया किस तरीके से अपना काम कर रही है, कि वो चुनाव में फायदा पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा रही है। अब क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा गया था, चुनाव में मीडिया की भूमिका के विविध रूपों को निरूपित कीजिए। अब विविध रूप बोले थे तो आप दो तरीके से भी लिख सकते हो कि एक तो फायदे में क्या कर रही है मीडिया क्या, और दूसरा आप जो मेंशन कर सकते थे यहां सकारात्मक रूप से लिख सकते हैं, और दूसरा आप नकारात्मक भी बता सकते थे। ठीक है, सकारात्मक रूप से आप ये कर सकते हैं कि ये निष्पक्ष चुनाव करवा सकती है। निष्पक्ष चुनाव कैसे, कि चुनाव पर बहुत कड़ी नजर रखे, कोई भी राजनेता या कोई भी दल जो हो चुनाव में किसी प्रकार की धांधली ना करे। पहली चीज तो ये हो सकती है निष्पक्ष चुनाव के लिए। दूसरी चीज क्या कर सकती थी मीडिया, दूसरे में ये हो सकता है कि वो जनता को जागरूक, अब जनता को जागरूक किस रूप में, अक्सर क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि आज हमें आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं लगभग, और 75 वर्ष में भी हमारी जो वोटिंग रेशियो रहता है वो कैसा रहता है, 75%, 72%, मतलब 70-75 से ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, अपना मत देने में। और या तो फिर ये हो सकता है कि जो मतदाता है वो अपने मत की जो वैल्यू है कोई वो नहीं कर रहा है, उसको वैल्यू नहीं समझता है ना, उसका कोई मोल नहीं समझता। तो जागरूक करे जनता को कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, मतदान करें। ठीक है, तीसरी चीज हम ये बोल सकते हैं कि इस सकारात्मक पक्ष में ये फेक न्यूज से बचाएं, फेक न्यूज से बचाव। मतदाता का जो मत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सोचिए कि जो फेक न्यूज होती है या हम बोल सकते हैं पेड न्यूज होती हैं, वो क्या करती हैं कि मतदाता के बिहेवियर को बहुत प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंसर का काम करती हैं। वो ये सोचने लगता है व्यक्ति कि मैं जिसको मत देने वाला था उसके संदर्भ में क्या मार्केट में चलन है, या फिर बोल सकते हैं कि वो दल के प्रति लोगों की क्या मानसिकता है, ये सब डिसाइड जो होती है वो मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। और हम जानते हैं कि यदि एक अच्छा मजबूत लोकतंत्र चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, किसी भी प्रकार के ऐसा ना हो कि कोई धोखाधड़ी से सत्ता में आ जाए। तो मीडिया की यह भूमिका हो सकती है कि वो कड़ी नजर रखे। तो सकारात्मक रूप से तो हम ये बता देंगे। अब नकारात्मक रूप में कई बार क्या होता है कि पैड न्यूज चलती है। ठीक है, पैड न्यूज के माध्यम से होता क्या है कि पैसे ले लिए और उस नेता की ज्यादा से ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं या उस दल की ज्यादा से ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं जिसको जितवाना है। धीरे 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 करके व्यक्ति के दिमाग में क्या बैठ जाता है, उसके प्रति सकारात्मकता आ जाती है और किसी के प्रति नकारात्मकता आ जाती है ना। तो एक ये जो है इससे बचना चाहिए। दूसरी चीज आप देखते हो कि मीडिया क्या कर रहा है कि ज्वलित मुद्दे जो होते हैं, कुछ मुद्दे जो होते हैं उन मुद्दों पर बात ही नहीं करता है, लोकतांत्रिक मुद्दों को दबा देता है। कोई ऐसा मसला जो सरकार के पक्ष में है या
विपक्ष में है, जो भी है, उसके संदर्भ में क्या करता है, वो मुद्दों को दबाता है, चीजों को लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचाता है ना। तो वास्तविक जानकारी देने में असमर्थ। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीजों को मेंशन करते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। आपको 3 मार्कर में पूछा था तो आपको केवल जो है वो 3 वो लिखनी थी, कोई भी विशेषता लिख देते या उसके रूप लिख देते तो आपको मार्क्स मिल जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 5 मार्कर है, और 5 मार्कर में उन्होंने ये पूछा क्या है, भारत के प्रतियोगी आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए। देखो एमपीपीएससी की सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो यदि एक यूनिट से 30 नंबर का क्वेश्चंस पूछ रही है तो लगभग वो 20 से 22 नंबर के क्वेश्चंस तो ऐसे पूछती है जो आप कुछ नहीं करना है, आपको केवल सिलेबस पढ़ के चले जाओ। सिलेबस पढ़ोगे आप तो आपके सिलेबस में ही टर्म्स दिए हैं, जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे हैं वो सिलेबस से बाहर ही नहीं गए। उन्होंने सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया पंचायती राज से, जो पहली लाइन में लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो है उन्होंने स्वयं सहायता समूह के बारे में पूछा, तो उसमें जो संगठनों के बारे में दिया है, एनजीओ के बारे में दिया है और हमारे ये स्वयं सहायता समूह के बारे में दिया है, तो इजीली वो क्वेश्चन बन जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन उन्होंने मीडिया, तो उसमें लिखा हुआ है मीडिया की भूमिका, तो वहां से क्वेश्चन आ गया। चौथा क्वेश्चन भी आप देखोगे कि उन्होंने क्या पूछा है, प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतियोगी आयोग के कार्य। कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। कुछ बच्चों के पास तो इसके ऐसे नोट्स बने होंगे कि बस वो यही करके आना है कि मेरी कॉपी से देखना है और जाके आंसर राइटिंग में वैसे छाप के आ जाना है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में सबसे पहले आपको भूमिका में क्या लिखना था, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, इसकी स्थापना बता देते हैं कि स्थापना कब हुई। ठीक, दूसरा आपको यह बता देना था इसका उद्देश्य, ये प्रस्तावना हो जाती। तो हम इसकी स्थापना के संदर्भ में क्या लिखते हैं कि ये जो इसकी स्थापना हुई है ये 2002 में हुई है, और किस अधिनियम के तहत हुई है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम। अधिनियम 2002। ठीक है, दूसरी चीज इसका उद्देश्य जो है, तो उद्देश्य मेंशन क्या करेंगे कि किस उद्देश्य से की गई है। तो देखिए बाजार में छोटी कंपनियां और बड़ी कंपनियां हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम बाजार का किसी भी एक कंपनी का या बड़ी कंपनियों का एक अधिकार हो जाए। सभी लोग जो हैं वो बराबर रूप से क्या करते हैं, व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करें, कोई किसी के हितों की हानि ना पहुंचाए, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि बाजार को क्या करना है, बाजार में व्यवस्थित, स्वच्छ, निष्पक्ष व्यापारिक गतिविधियों को बोल सकते हैं, या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, बढ़ाना। ठीक है, ये चीज हो गई कि हमको प्रस्तावना में इसकी ये चीज मेंशन कर दी थी। कैसे मेंशन करते हैं हम, प्रतियोगिता आयोग की स्थापना वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई है, जिसके मुख्य उद्देश्य है कि बाजार में व्यवस्थित, स्वच्छ एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। ठीक है, हम ये इसमें क्या कर देते, इसकी प्रस्तावना लिख देते। देन हमें क्या करना था, कार्य लिखना था, और कार्य आपको 4 से 5 कार्य लिख देने थे केवल, बस। आपको इन कार्यों का विवरण दे देना। जैसे अब हमें पता चल गया कि ये क्या कर रहा है कि बाजार में कोई भी प्रकार की ऐसी प्रतिस्पर्धा ना आए जिससे दूसरी कंपनी या दूसरे जो व्यापार हैं उनको हानि पहुंचे, क्योंकि हमें क्या करना है कि एक स्वच्छ व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ऐसा ना हो कि किसी का एक अधिकार हो जाए और फिर वो एक अधिकार के माध्यम से क्या करे, पूरे बाजार को संचालित करने लगे, है ना। दूसरी चीज क्या करती है, ये ज्यादा से ज्यादा उन गतिविधियों पर वो लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, जिससे कि क्या हो सके कि बाजार में जो छोटे हितधारक हैं, है ना, उनके भी हितों की पूर्ति हो सके। ऐसा ना हो कि उनके हितों को कोई दूसरी कंपनी जो है वो कर रही है,
कम कर रही है या फिर क्या कर रही है, उनको मैनिपुलेट कर रही है या बाजार को मैनिपुलेट कर रही है, ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए इसमें। तीसरी चीज इसमें क्या हो सकती है कि जो प्रतिस्पर्धा आयोग वही देखता है कि समय समय पर बाजार में व्यवस्थाएं बनाने के लिए अनुसंधान का काम करता है। फिर एक और चीज क्या करता है, ये राज्य सरकार को सलाह परामर्श देता है, ठीक है, और उसके बाद वर्ष में की वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। ये सब काम जो होते हैं वो प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्य हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या क्या मेंशन कर सकते थे, व्यवस्था बनाना, हितों की रक्षा, नेक्स्ट सरकार को परामर्श, नेक्स्ट आप इसमें मेंशन कर देते व्यापारिक वार्षिक रिपोर्ट, आदि, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते तो आपको इसमें 3 से 3.5 नंबर मिल सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानवाधिकार आयोग की मुख्य सीमाएं लिखी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है और ये मान के चलिए कि इसमें भी आपको 3 से 4 नंबर इजीली आप इसमें ला सकते थे। तो इसको हमको किस तरीके से मेंशन करना था, शुरुआत में आपको मानवाधिकार आयोग की भूमिका में ये बताना था कि मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में उल्लेख, ठीक है, और वो 2 लाइन में आप बता सकते थे, स्थापना और उद्देश्य के रूप में ही बता देते, ठीक है। 1993 मेंशन कर देते इसमें और उद्देश्य बता देते मानवाधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट जो है उन्होंने फिर आपको इसमें भी वही करना था, या तो आप फ्लो चार्ट में इस तरीके से सीमाएं लिख सकते थे, ठीक है, किसी ने पॉइंट बना के लिख सकता है कोई, ठीक है। कुछ लोगों को ये रहता है कि हम एक गोला बनाएं और इसमें गोले में सीमाएं लिखें और 5-6 सीमाओं को ऐसे मेंशन कर दें। तो देखिए अब टाइम की इतनी बाउंडिंग नहीं रही है कि हमें इन गोलों का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एक तो ये जगह भी ज्यादा घेरेंगे, उतना अच्छा प्रेजेंटेशन हो नहीं पाएगा। आप कोशिश ये करें कि या तो आप इस तरीके से लिखें या तो आप इस तरीके से लिख दें, कम से कम उसमें, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देने हैं, ठीक है। मिनिमम आपको ये मान के चलिए कि जब इस तरीके के सीधे क्वेश्चन आते हैं कि वो सीमाएं पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें 6 पॉइंट तो मेंशन करने ही है। 5 से 6 पॉइंट लिखोगे तो आपके नंबर बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप क्या होता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उन्हें, उसमें कुछ भी नहीं ऐसा है कि घुमा के पूछा कि उसके उद्देश्य और भूमिकाओं का क्या आधार है इस तरीके से, बट उन्हें सिंपल से पूछ लिया क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। तो सीमाओं के संदर्भ में हम जैसे देखिए, यदि इस तरीके से हम लिखते तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि हर एक संगठन की कुछ ना कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं जिसमें वो या तो वित्तीय क्षेत्र से परेशान होता है, या तो उसकी संरचना उतनी मजबूत नहीं होती है, या तो हमें पता है कि उसके कार्य क्षेत्र या उसके अधिकार जो होते हैं वो उसको उतने नहीं प्राप्त होते हैं जितने मिलने चाहिए। तीसरी चीज, स्वाभाविक बात है कि उस पर काम का इतना बर्डन हो जाता है कि वो उन चीजों को मेंटेन नहीं कर पाता है। जैसे कि आपके पास आए दिन 50 केस आ रहे हैं और करने वालों की संख्या 5 है, तो आपके पास स्टाफ की कमी है। नेक्स्ट चीज ये होती है कि आप पे निर्णय लेने की कितनी शक्तियां हैं, कौन सी चीजों पे आप निर्णय ले सकते हो और कौन सी चीज पे नहीं ले सकते हो, ये भी मैटर करता है। एक बड़ी चीज ये भी होती है कि सरकार जो है कि सरकार से आप किस संदर्भ में जानकारी मांग सकते हो और नहीं मांग सकते हो, ये भी एक समस्या है। और एक और समस्या सबसे बड़ी क्या रहती है कि आपने जो कार्य करने हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में आपको क्या शक्तियां दी गई हैं, ये तो ठीक है, उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो जो आपका क्षेत्र अधिकार है वो कितना प्रबल है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी हम एक चीज देखें तो वित्त, मानवाधिकार के संदर्भ में यह है कि जब इन पर केस बढ़ते हैं तो इनके पास उतना वित्त नहीं हो पाता है जिससे क्या कर सकें, ये ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में काम कर सकें। तो ये एक वित्त की समस्या तो हम ही हमेशा एक ना एक संगठन में रही, आप इसको भी मेंशन करके आते तो हो जाता। दूसरा, विशेष बल। देखिए मानवाधिकार आयोग के पास खुद का कोई विशेष बल नहीं है जो किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र हो।
उसे किसी ना किसी रूप में राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है इसकी कि भाई हम एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे पास खुद का ही बल नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज, परामर्श। देखिए, इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं वो केवल कैसे होते हैं, परामर्शकारी होते हैं। केंद्र सरकार इनको स्वीकार करने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है कि वो माने कि हमें जो परामर्श दिए गए हैं वो बाध्यकारी होगा। तो ये भी इसकी सीमा है। ठीक है। फिर इसके बाद सरकार से सूचना की मांग नहीं। देखिए, सरकार की बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं जिसमें क्या कर सकता है, मानवाधिकार को यह अधिकार नहीं है कि वो क्या कर ले, उनसे सूचनाएं मांग सकें। वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही काम करेगा। जैसे हम मिलिट्री के संदर्भ में देखते हैं, आर्मी हो गई और जो खुफिया एजेंसीज हो गई वो हो गई, और भी संस्थाएं जिसके संदर्भ में क्या होता है कि मानवाधिकार को उनसे जानकारी मांगने का अधिकार नहीं होता है। तो ये भी एक सीमा है। नेक्स्ट बोल सकते हैं हम स्टाफ। आए दिन मानव अधिकार के पास बहुत से केसेस आते हैं और वो केस को सॉल्व करने के लिए उनके पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं होता है कि भाई हम किस तरीके से क्या कर सकें, हमारे कार्यों का संचालन कर सकें। वो क्या होता है कि वो केवल किसी ना किसी रूप में राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहेंगे। आप ये जो सीमा है मेंशन करके आते तो निश्चित ही आप इसमें 4 नंबर ला सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए, क्योंकि आपके पास लाइन सीमित है, हो सकता है कि किसी और बच्चे ने कुछ और लिखा हो, है ना, मगर ये बोल सकते हैं कि ये ऐसी समस्याएं जो सार्वभौमिक ही है, हर एक आयोग में आपको किसी ना किसी लेवल पर मिल जाएंगी। अब वहां पर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सर इसमें मैं 9 या 10 समस्याएं लिख के आ जाता, क्योंकि लाइनें ही नहीं है। वहां गिनती की 8 से 9 लाइनें मिल रही हैं आपको, जिसमें आप 2 लाइनों में तो किसी भी हालत में क्या लिखोगे, प्रस्तावना लिखोगे। ठीक है, बाकी की 6 लाइनों में ही आपको चूज करना है कि कौन सी चीज को लिखना है और कौन सी चीज को नहीं लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र क्या है? विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, 2 में से कोई एक क्वेश्चन चूज करना था, तो मेरे को यहां तक लगता है कि सभी बच्चों ने पहला क्वेश्चन चूज करा होगा। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन को ही देख के समझ आ रहा है कि ये 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो आप ये कर सकते थे, आपके पास पेज 2 थे, पेज नंबर 1 और ये है पेज नंबर 2। आप पहले पेज पर कार्यात्मक ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य क्षेत्र का वर्णन करते हैं, खूब धूमधाम से करके आते हैं। दूसरे पे आपको क्या करना था, विसिल ब्लोअर एक्ट के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको लिख देते। मतलब आपको कुल मिला के इस 11 नंबर में 5.5 नंबर जो है इसके थे और 5.5 जो है वो इसके मिलने थे आपको। कुछ लोगों ने 1.5 पेज इससे में भर दिए होंगे और बाकी आधे पेज में लिखा होगा, या किसी ने क्या करा होगा, इसको ज्यादा वेटेज दे दिया होगा, इसको ज्यादा। आपको सिंपल यही समझ के ध्यान में रखना था कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों का वेटेज जो है 5.5 नंबर का है। अब यदि आप इसमें 4 भी लाते तो आप 8 नंबर ला सकते थे। ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र। तो हम जानते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या था। तो आपको पहले तो ये मेंशन कर देना था केंद्रीय सतर्कता आयोग। आयोग पहले उसकी स्थापना बता देते आप। ठीक है, दूसरा आपको उसमें यही मेंशन कर देना था कि उद्देश्य क्या था और क्या कार्य करता है वो। प्रस्तावना में आपको ये लिख देना था।
इस तरीके से आप उसमें बता देते कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई थी, 1964 में हुई थी। किस समिति के, संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, और क्यों की गई थी, तो हम बता सकते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए। ठीक है, शुरुआत में ये करते तो आप ये मान के चलिए 3 लाइन इसमें आपने अपनी फुल कर दी, 3 लाइन ये पूरी हो गई। अब अपने पास पेज है 20 एक लाइन बची है पेज में, और उसमें हम ये बता सकते हैं। अब देखिए यहां आप फ्लो चार्ट का धूमधाम से यूज करिए। फ्लो चार्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं, आप केंद्रीय सतर्कता आयोग लिखिए बीच में, ठीक, और उसके बाद आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि इसके कार्य क्षेत्र क्या क्या है। कार्य क्षेत्र तो देखिए हम जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया था 1988 में भ्रष्टाचार के संदर्भ में, तो उससे संबंधित सभी मामलों की ये जांच कर सकता है। पहली चीज तो आप ये मेंशन कर सकते थे 1978 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है, उसके संदर्भ में कार्य कर सकता है ये। दूसरी चीज आप इसकी क्या मेंशन कर सकते थे, ये बता सकते थे कि केंद्र सरकार कोई काम देती है, केंद्र सरकार का कार्य करना, जो केंद्र सरकार ने कोई भी ऐसा मामला केंद्र सरकार के पास आया जो भ्रष्टाचार से संबंध में है, तो उसकी जांच करने का काम दे सकती है केंद्र सरकार। तीसरी चीज क्या कर सकता है ये, जो अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय सेवाएं, उनमें यदि कोई पदाधिकारी क्या करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसकी जांच कर सकता है ये। कोई मंत्री भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित है तो उसकी जांच कर सकता है। ग्रुप ए सर्विसेज जो होती हैं, ग्रुप ए सर्विसेज, उससे संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है। ग्रुप बी सी डी के अधिकारियों, उसके संदर्भ में क्या कर सकता है, ये भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है। तो आपको ये कार्य क्षेत्र का विवरण देना था, और लास्ट में आपको क्या करना था, इसके बारे में ये बता देना था कि ये जो आयोग है, ये जो आयोग है वो क्या कर सकता है कि जो भी मामले केंद्र सरकार द्वारा दी गए हैं उसकी जांच कर सकता है, और उसके संदर्भ में सीबीआई बोल सकते हैं अपन, सीबीआई को जांच करने के लिए आदेशित भी कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से तो सीबीआई से बोल सकता है कि भैया आप इस मामले की जांच करिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था इसी में दूसरा पक्ष क्या था इसका, कि विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि 5.5 नंबर का तो हम वहां फुलफिल करके चुके हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें तो आपको कुछ नहीं करना था, इस एक्ट के बारे में प्रावधान लिखना था। तो सबसे पहले आपको विसिल ब्लोअर एक्ट पता होना चाहिए, विसिल ब्लोअर एक्ट कब आया था, ये तो 2014 में आया। ठीक है, शुरुआत आपको यही बताना था ये एक्ट क्या था। तो देखो विसिल ब्लोअर क्या था, विसिल ब्लोअर किसे कहते हैं कि जैसे कि किसी कार्यालय है, कोई भी कार्यालय हो सकता है, सरकारी कार्यालय, वहां पर कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं जो कानूनी रूप से सही नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, किसी भी माध्यम से वो सरकार को या किसी एजेंसी को ये जानकारी दे सकता है कि वहां पर जो है वो कानूनी रूप से कार्य नहीं चल रहा है ना। तो जो जानकारी देने वाला व्यक्ति होगा या भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ने वाला व्यक्ति होगा, हम यहां लिख सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ने वाला जो व्यक्ति होगा उसे हम बोलते हैं विसिल ब्लोअर। ऐसा व्यक्ति जिसने किसी संस्था में चल रहे भ्रष्टाचार या अनैतिक कार्य को उजागर कर दिया, वो क्या कहलाता है, विसिल ब्लोअर कहलाता है। ठीक है, ये तो बात आपको क्लियर हो गई। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यहां लिखा ही है
विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस एक्ट में सबसे ज्यादा संरक्षण किसको दिया गया है, उस व्यक्ति को देने की बात की गई है जो क्या करता है, भांडा फोड़ता है, या फिर बोल सकते हैं कि संस्था में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है। स्वाभाविक बात है, हम पुरानी पिक्चरों में देखते हैं क्या होता है कि यदि किसी संस्था या किसी के बारे में किसी ने उजागर कर दिया है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया गया, उसकी अनैतिक कृत्यों को क्या कर दिया, उसने उजागर कर दिया है, तो उस पर जान का खतरा तो रहता ही रहता था। उसी के साथ साथ उसको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। ठीक है, अक्सर क्या होता था, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती थी या मृत्यु करवा दी जाती थी। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए कौन सा एक्ट आया था, विसिल ब्लोअर एक्ट 2014 लेके गया है। और इस एक्ट में क्या करा गया कि विसिल ब्लोअर जो व्यक्ति था उसको प्रोटेक्शन दिया गया। तो पहला प्रावधान तो आप ये देख सकते हो कि विसिल ब्लोअर एक्ट में किस चीज को प्रोटेक्शन दिया गया है, इसको कानूनी प्रोटेक्शन देने की बात की गई है। ठीक, दूसरी चीज आप इसमें क्या मेंशन कर सकते थे, ठीक है, दूसरी चीज आप इसमें यह मेंशन कर सकते थे कि जो भी व्यक्ति शिकायत करना चाहता है, शिकायतकर्ता शिकायत 7 वर्ष के अंतर कर सकता है। 7 वर्ष के अंतर्गत कोई भी चीज संदर्भ में जो है उसके संदर्भ में वो शिकायत कर सकता है। तीसरी चीज इसमें ये मेंशन करी गई कि यदि कोई व्यक्ति गलत इंटेंशन से क्या कर सकता है, किसी संस्था की छवि खराब करने की कोशिश करता है, या फिर बोल सकते हैं कि कोई गलत जानकारी के माध्यम से क्या करता है, विसिल ब्लोअर का काम कर सकता है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गलत जानकारी पर क्या हो सकता है, कानूनी कार्रवाई होगी। और इस कानूनी कार्रवाई के तहत क्या किया जा सकता है, उसको 2 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, इस एक्ट में ये सब चीजें मेंशन की गई हैं कि कोई भी विसिल ब्लोअर जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति विसिल ब्लोअर का काम कर रहा है, वो उसको संरक्षण मिले। जब संरक्षण उसे मिलेगा तो वो क्या करेगा कि अपने संस्था में होने वाले किसी भी कार्य की जब गवर्नमेंट को या किसी एजेंसी को जानकारी देता है, ठीक है, तो उसको कानूनी संरक्षण मिलेगा, उसकी जान का खतरा, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ उन सब चीजों को क्या होगा कि जब इस तरीके के व्यक्ति आएंगे, विसिल ब्लोअर जो व्यक्ति होंगे, तो उसमें क्या होगा कि संस्था में होने वाले अनैतिक कार्यों में रोक लगेगी। और कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके की चीजों को उजागर करने में बोल सकते हैं कि घबराएगा नहीं, और उसको ये पता रहेगा कि मेरे साथ जो है वो किसका संरक्षण है, गवर्नमेंट का संरक्षण है, और कानूनी मुझे संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, यदि आप इस तरीके से इन बिंदुओं को मेंशन करते तो निश्चित रूप से आप इसमें ये मानिए कि 8 नंबर ला सकते थे। ये क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, और आज के इस डिस्कशन में हम इस पे ही बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो यूनिट 4 का होगा। हम यूनिट 4 में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए थे और उसे हमें किस तरीके से करना है। इसी सीरीज में हम क्या करेंगे कि पूरे के पूरे जितने भी 2021 में पेपर हुए हैं उसकी हर एक यूनिट का एक एक चैप्टर्स उठा के देखेंगे कि उससे कौन से क्वेश्चन आए थे और हमें किस तरीके से उसका आंसर लिखना था। इसके 2 फायदे हो सकते हैं। पहली चीज तो आपके प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी चीज ये हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से आंसर लिखने थे। ठीक है।